नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारे गांव का नाम है भेरूपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत खलियान, बीच में तालाब और किनारे किनारे कच्ची पगडंडियां। यहाँ लोग दिन में खेतों में पसीना बहाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। लेकिन हमारे गांव के पश्चिमी छोर पर एक खेत ऐसा है जिसके बारे में अजीब अजीब बातें बोली जाती हैं। लोग कहते हैं वहाँ आधी रात को एक लालटेन जलती दिखती है और जिसे वो लालटेन दिख जाए उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। अब आते हैं मेन कहानी पर। हम तीन दोस्त, रघुआ, मुकेवा और मैं, शिव। गांव में हमारी दोस्ती उतनी ही मशहूर है जितनी हमारी शरारतें। कभी तालाब में नहाने के बाद किसी के खेत में घुसकर तरबूज तोड़ लेना, कभी मेले में बिना टिकट झूला छोड़ लेना, कभी रात को चुपके से बाग में आम तोड़ लेना। हमारे कारनामों की लिस्ट लंबी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमें देखकर अक्सर सिर हिलाते और कहते हैं, अरे तुम तीनों सुधरोगे नहीं, देखना एक दिन किसी मुसीबत में फंसोगे। और कई बार तो खास करके ये चेतावनी देते कि रात को पश्चिमी छोर की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि वहां राम सिंह की आत्मा घूमती है। हम इन बातों को सुनकर हंस पड़ते। हमें लगता ये बस पुराने लोगों की बनाई कहानियां हैं ताकि हम लोग रात में उधर ना जाएं। राम सिंह की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे थे। कहते हैं वो बड़ा मेहनती और सीधा साधा किसान था। वो अपने खेत में गेहूं, चना और कभी कभी सरसों की खेती करता था। रात में फसल की रखवाली करने के लिए वो मचान पर बैठा रहता, क्योंकि जंगली सुअर और नीलगाय अक्सर खेत बर्बाद कर देते हैं। एक रात फसल पकने ही वाली थी तो राम सिंह ने तय किया कि वो पूरी रात वहीं रहेगा। आधी रात के आसपास कुछ लोग चोरी छिपे खेत में घुसे, शायद फसल या अनाज चुराने आए थे। राम सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बदमाश थे। उन्होंने पहले उसे डराने की कोशिश की, फिर मारपीट शुरू कर दी। गांव से खेत काफी दूर था और ठंडी रात में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आखिरकार उन लोगों ने राम सिंह का गला दबाकर उसे वहीं मार डाला और उसकी लाश पास के एक पुराने कुएं में फेंक दी। सुबह जब गांव वाले खेत पहुंचे तो मचान खाली था। खोजते खोजते लोग कुएं तक पहुंचे और वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। पानी पर राम सिंह की लाश तैर रही थी। चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थी, जैसे वो आखिरी वक्त तक मदद मांग रहा हो। उस दिन के बाद से उस खेत में रात को अजीब चीजें होने लगी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां लालटेन जलती देखी, जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ ने कहा उन्हें खेत में कदमों की आवाज आई, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं मिला। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने रात में उस खेत की तरफ जाना बंद कर दिया। पर हम तीनों के लिए ये सब बस एक कहानी भर था। दरअसल दिसंबर का महीना था और ठंडी अपनी पूरी ताकत पर थी। हवा में ऐसी ठिठुरन थी कि घर के बाहर कदम रखते ही कान और नाक सुन्न हो जाए। गांव के चारों तरफ खेतों में धुंध की चादर फैली हुई थी और दूर दूर तक बस एक गहरा सन्नाटा। शाम को हम तीनों चौपाल पर बैठे आग ताप रहे थे। तभी मुकेवा ने धीरे से मेरी तरफ झुककर कहा, सुना है भूत दिखते हैं उस तरफ वाले खेत में, क्यों ना आज वहीं चलकर पार्टी जमाई जाए। फिर तुरंत हंसते हुए बोला, दारू मूंगफली सब ले चलेंगे, ठंड में और मजा आएगा। रघुआ तो जैसे पहले से ही तैयार बैठा था। उसने तुरंत कहा, सही बात है, लेकिन मचान पर नहीं, सीधे उस भूत वाले खेत में बैठेंगे, देखेंगे क्या चक्कर है इस लालटेन वाली कहानी का। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे यार, रात में इतनी इतनी ठंड में और ऊपर से वो जगह। लेकिन उनकी आंखों में जो शरारत चमक रही थी उसके आगे मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाया। फिर करीबन रात 10 बजे हम तीनों अपने अपने घर से चुपके से निकले। सब कुछ पहले से तय था। मैं बोतल लेकर आया, मुकेवा गिलास और नमक मिर्च, और रघुआ मूंगफली का बड़ा थैला। गांव की गलियां उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर किसी के घर से आती लकड़ी के जलने की हल्की सी गंध। जैसे ही हम पगडंडी पर चढ़े, ठंडी हवा ने हमें एक बार की झकझोर दिया
पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और घास चरमरा कर टूट रही थी, और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई हमारा पीछा कर रहा हो। ऊपर से आती झींगरों की आवाज उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम उस खेत के किनारे पर पहुंचे जिसके बारे में पूरा गांव बातें करता था। वहां एक पुराना मचान बना था, बांस और लकड़ी का, जो अब जगह जगह से टूट चुका था। मचान के नीचे घास बिखरी पड़ी थी, जैसे महीनों से वहां कोई नहीं आया हो। हमने अपनी अपनी चादर ओढ़कर मचान पर जगह बनाई। मुकेवा ने बोतल निकाली, मैंने गिलास में थोड़ा थोड़ा भर दिया और रघुआ मूंगफली छीलने लगा। ठंडी रात, आसपास खेतों का सन्नाटा और बीच बीच में हमारी हंसी की गिलास टकराने की आवाज। धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया। शुरुआती ठिठुरन अब शराब की गर्माहट से बदलने लगी थी और हम पुरानी यादों और बेतुके चुटकुलों में खो गए। अब तकरीबन 1 घंटे बीत चुके थे। हमारी बोतल आधी खाली हो चुकी थी और मूंगफली का ढेर भी खत्म होने के करीब था। मैं गिलास हाथ में लेकर मूंगफली का दाना दांतों से तोड़ रहा था। तभी मेरी नजर यूं ही खेत के बीचों बीच पड़ी। दूर धुंध के उस पार एक पीली सी रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। वो रोशनी वैसी थी जैसे पुराने जमाने की लालटेन देती थी, गर्म लेकिन थोड़ी धुंधली, मानो वो हवा में कांप रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो, भूत आ गया। रघुआ ने तुरंत बात पकड़ी और हंसते हुए बोला, हाँ, और देख कितना मेहनती भूत है, इतनी ठंड में भी कष्ट मार रहा है। मुकेवा भी खिलखिला पड़ा। हमारे गिलास फिर से टकराए और एक घूंट लेते ही जैसे ठंड का एहसास फिर से दूर हो गया। लेकिन हमारी हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो पीली रोशनी अब हल्के हल्के हिलने लगी और सबसे अजीब बात यह थी, वो सीधा हमारी तरफ आ रही थी। अब पहले तो मैंने सोचा शायद हवा के झोंकों से लालटेन हिल रहा होगा, इसलिए लौ हिलती हुई नजर लग रही है। लेकिन फिर ध्यान आया, हवा तो हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, यानी वो रोशनी हवा की उल्टी दिशा में हमारी तरफ पड़ रही थी। ये बात मेरे गले से नहीं उतरी। धीरे धीरे धुंध थोड़ी साफ हुई और अब साफ दिख रहा था कि वो लालटेन जैसी किसी के हाथ में है, पर उस रोशनी के पीछे उसके मालिक का कोई आकार या छाया नजर नहीं आ रही थी, बस अंधेरा और धुंध। मेरे हाथ का गिलास अब ठंडा नहीं, भारी लगने लगा। हम तीनों चुप हो गए। गिलास की टकराहट, मूंगफली की छिलकों की आवाज, सब कुछ थम चुका था। अब बस 3 आवाजें गूंज रही थी, खेत में चल रही सर्द हवा की, दूर किसी कुत्ते के भौंकने की, और हमारे दिलों की धड़कन। जैसे जैसे वो पीली रोशनी हमारी ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हमारे आसपास का माहौल अजीब तरह से बदलने लगा। अभी कुछ देर पहले तक जो ठंडी हवा कानों को सीटी बजाती हुई गुजर रही थी, वो अचानक जैसे थम सी गई। झींगरों का लगातार गाना बंद हो गया, यहाँ तक कि दूर दराज के कुत्तों का भौंकना भी एकदम शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो भी बहुत तेज। मैंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये सही नहीं लग रहा। मुकेवा ने मेरी तरफ देखे भी ना कहा, चुप रहे, देख तो सही। उसकी आंखें अब रोशनी में अटक गई थी, मानो वो वहां से नजर ही न हटा पा रहा हो। और अब वो लालटेन हमारी इतनी पास आ चुकी थी, अब उसकी पीली चमक हमारे मचान तक पहुंचने लगी। उस रोशनी में खेत की सूखी फसल की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां लंबी होकर अंधेरे में फैल रही थी, जैसे सैकड़ों पतली पतली उंगलियां हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लालटेन के पीछे कोई इंसान नहीं था, ना कोई आकृति, ना कोई परछाई, बस अंधेरा, धुंध और हवा में लटकती वो लालटेन जो बिल्कुल स्थिर कदमों की तरह आगे बढ़ रही थी। रोशनी के पास आते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का सूखापन और बढ़ गया है। रघुआ, जो हमेशा सबसे जोर से हंसता था, अब बिना पलक झपकाए बस देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम तीनों किसी अदृश्य ताकत के सामने बैठे हो, और वो ताकत धीरे धीरे हमारे बीच आने वाली हो। रघुआ, जो हमेशा से सबसे निडर और बेपरवाह था, इस वक्त भी नशे में हल्का झूम रहा था। उसने अपने होठों पर एक अजीब सी हंसी लाते हुए कहा, अरे डरपोको, मैं जाकर देखता हूं आखिर ये है कौन।
मैं और मुकेवा ने एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश की। अरे पागल है क्या, बैठ यहीं, पता नहीं कौन सी चीज है। लेकिन रघुआ हमारी पकड़ से छूटकर मचान से नीचे कूद गया। सूखी घास के टूटने की आवाज अंधेरे में साफ सुनाई दी। उसने अपनी जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे लालटेन की तरफ मोड़ दिया। एक पतली सफेद सी रोशनी अंधेरे को चीरते हुए उस पीले लौके तक पहुंची। और तभी जैसे ही इस टॉर्च की रोशनी उस लालटेन पर पड़ी, वो पीली रोशनी अचानक बुझ गई। चारों तरफ एकदम से ऐसा अंधेरा छा गया जैसे किसी ने आसमान में चांद तारे ही हटा दिए हो। हमारी आंखें जो अब तक उस पीली लौ की आदी हो चुकी थी, अचानक सब कुछ खो बैठी। अब न खेत दिख रहा था, न रघुआ, बस धूप, अंधेरा और ठंडी हवा की चुभन। हम दोनों मचान पर जैसे जम गए। मुकेवा ने धीमे से आवाज दी, रघुआ, रघुआ, अरे ओ रघुआ। मैंने भी थोड़ी तेज आवाज में पुकारा, रघुआ, ओ रघुआ, सुन तो। लेकिन खेत की तरफ से सिर्फ सन्नाटा लौट कर आया। न पत्तों की सरसराहट, न पैरों की आवाज। हर गुजरते सेकंड के साथ मेरे शरीर में ठंड और गहरी होती जा रही थी। हमारा सारा नशा छूमंतर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई हमें घूर रहा हो, पर रघुआ का कुछ पता नहीं चला। लेकिन अचानक से हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह आवाज धीमी थी, लेकिन खेत की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सूखी घास पर नंगे पांव चल रहा हो। मैं और मुकेवा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे मचान से नीचे उतर आए। पैर रखते ही जमीन की ठंडक चप्पलों के आर पार हड्डियों तक उतर गई। मैंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च चलाई और मुकेवा ने भी अपनी टॉर्च चलाई। दोनों की रोशनी आगे पीछे हिलती हुई खेत के बीच में बढ़ने लगी। हमारे कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और दिल की धड़कनें कानों में किसी ढोल की तरह गूंज रही थी। लगभग 20 कदम आगे जाते ही हमारी टॉर्च की रोशनी एक आकृति पर पड़ी। वो रघुआ था। वो खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, जैसे किसी मूर्ति की तरह। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा हमारी तरफ नहीं था। वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ा था, एकदम स्थिर। न हाथ हिल रहे थे, न ही सर। मुकेवा ने घबराते हुए पुकारा, रघुआ, क्या कर रहे रे? इधर देख। पहले कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे घुमाया हो, वो हमारी तरफ मुड़ा और फिर हमारे पैर जमीन में गड़ गए। रघुआ की आंखें पूरी सफेद थी, ना पुतलिया ना काला हिस्सा, बस धुंधली दूधिया सी सफेदी, जिसमें टॉर्च की रोशनी अजीब तरीके से परिवर्तित हो रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, जिसे कई घंटों से ठंड में डूबा हो। और सबसे डरावना, उसके गले के चारों तरफ गहरे नीले काले रंग का निशान था, जैसे किसी ने मोटी रस्सी से उसका गला कसकर लपेटा हो और फिर छोड़ दिया हो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुकेवा ने हकलाते हुए कहा, रघुआ, तू ठीक तो है? रघुआ ने धीरे धीरे होंठ खोले। उसकी आवाज भारी, ठंडी और अजीब गूंज के साथ निकली, तुम्हें भी देखना है। इतना कहकर उसने बहुत ही अजीब टूटे फूटे तरीके से अपना हाथ उठाया और पीछे की तरफ इशारा कर दिया। हमारी टॉर्च की रोशनी उसके कांपते उंगलियों के इशारे का पीछा करती हुई पीछे गई और फिर मेरी सांसें जैसे वहीं अटक गई। खेत के किनारे पुराने काई लगे कुएं के पास वो लालटेन फिर से जल चुकी थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई खड़ा था, या शायद खड़ा नहीं, तैर रहा था। एक बेहद ही धुंधली लंबी परछाई जो जमीन को छू नहीं रही थी, बस हवा में थोड़ी ऊपर मंडरा रही थी। उसके शरीर का आकार इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा धुंध में ढका हुआ। मुकेवा ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली, दर्द से मैं लगभग चीख पड़ा। उसकी आंखें फटी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। वो बस एक ही शब्द बोल पाया, भाग। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो मैंने कभी नहीं सुना था। अगले ही पल हम दोनों ने एक साथ मचान को पीछे छोड़ दिया और खेत की पगडंडी की तरफ दौड़ पड़े। सूखी घास पैरों के नीचे चर चर की आवाज कर रही थी, लेकिन उस आवाज के ऊपर
पीछे से आने वाली कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो कदम बेहद भारी और धीमे थे, जैसे कोई नंगे पैर हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन अजीब ये कि वो कदम हवा में भी सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई ये जमीन पर नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर चल रहा हो। मेरी सांसें सीने में जलन पैदा कर रही थी और गले में ठंडी हवा चाकू की तरह उतर रही थी। हमारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आंख के किनारे से मैंने एक झलक देखी। वो लालटेन, वो पीली रोशनी हमारी तरफ पड़ रही थी और उसके चारों ओर धूल धुंध घूम रही थी, जैसे वो अपने साथ ठंड को भी खींच कर ला रहा हो। हम खेत की पगडंडी पर निरंतर दौड़ते रहे। हर मोड़ पर लगता कि अब शायद रोशनी गायब हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो हमारे पीछे लगातार बनी रही, कभी करीब कभी थोड़ी दूर, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी, लगता था अगर रुक गए तो वो हमें पकड़ लेगा। मुकेबा हाँफते हुए बोल रहा था, न देख, पीछे मत देख, बस भाग। लेकिन फिर भी बीच बीच में पीछे से आती पैरों की आहट हमें और तेज दौड़ने पर मजबूर कर देती। आखिरकार अंधेरे में हमें दूर से गांव का पहला घर दिखाई दिया। मिट्टी की दीवार, टीन की छत और दरवाजे पर टंगी मिट्टी के तेल का दिया। उस रोशनी को देखते ही हम दोनों ने जैसे जान आ गई। घर तक पहुंचते ही हम रुके। छाती धोखनी की तरह चल रही थी। मुकेवा ने हिम्मत करके पीछे देखा और मैंने भी, पर वहां अब कुछ नहीं था। न लालटेन, न कदमों की आवाज, न धुंध, न वो परछाई, बस सन्नाटा और दूर खेत में हल्की सी ठंडी हवा की सरसराहट। लेकिन दिल के अंदर वो एहसास अभी भी जिंदा था। हमारे पीछे कोई जरूर आया था, या शायद अभी भी हमें देख रहा था। कुछ घंटों में सुबह की हल्की ठंडी धूप गांव की कच्ची गलियों में उतर चुकी थी, लेकिन हमारे लिए वो रात वाला डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नींद तो आई ही नहीं, बस चारपाई पर लेटे लेटे खेत का वो दृश्य दिमाग में बार बार घूमता रहा। आखिर हिम्मत जुटाकर मैं और मुकेवा बिना ज्यादा बोले सीधे रघुआ के घर की तरफ चल पड़े। गांव की गलियों में सुबह सुबह आमतौर पर औरतें चूल्हा जलाती, मवेशियों को चारा डालती, बच्चे खेलते दिखाई देते थे। लेकिन आज हर चीज जैसे धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव रात के सन्नाटे की परत में लिपटा हुआ हो। रघुआ के आंगन में पहुंची तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने हमें देखते ही कहा, रात को तो वो खुद ही घर आ गया था, लेकिन तब से एकदम चुप है, एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी आवाज में डर था, जैसे उन्हें भी कुछ अनहोनी का अंदेशा हो। हम धीरे धीरे आंगन पार करके भीतर गए। रघुआ चारपाई पर बैठा था, पीठ थोड़ी झुकी हुई, हाथ घुटनों पर टिके हुए और आंखें बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी दूर अदृश्य चीज को घूर रहा हो। उसके पलकें भी मुश्किल से छपक रही थी। चेहरे पर वही पीली मरी हुई सी झलक थी जो हमने रात को देखी थी। गले पर रस्सी का गहरा निशान अब भी साफ नजर आ रहा था। और जब हम पास पहुंचे तो उसने धीरे धीरे हमारी तरफ देखा, लेकिन वो नजरिया हमें पहचान नहीं रहा था। वो नजर किसी और ही दुनिया में अटकी हुई थी। फिर उसने होठ हिलाए, बहुत धीमे, फुसफुसाने जैसी आवाज में, वो अभी भी वहां है। इतना कहते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। आंसू चुपचाप गालों पर बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं बदला, न डर न गुस्सा, बस एक गहरी खाली सी उदासी। उस पल हमें समझ आ गया, रात को खेत में जो हुआ वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ अभी भी वही है हमारे इंतजार में। उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम तीनों में से किसी ने भी फिर उस खेत का रुख नहीं किया। दिन में भी जब कभी उस तरफ से गुजरना पड़ता तो अनजाने में हमें अपने आप तेज हो जाते हमारे कदम, और आंखें खेत के बीच बने उस पुराने मचान और कुएं की तरफ देखने से बचती। गांव में धीरे धीरे बात फैल गई। कुछ लोग कहने लगे, रघुआ पर कोई साया चढ़ गया है। कुछ ने कहा, राम सिंह अभी भी अपने खेत की रखवाली करता है ताकि जो उसके साथ हुआ वो फिर किसी के साथ ना हो। बुजुर्ग औरतें अपने बच्चों को डांटते हुए कहती, सूरज ढलने के बाद उस खेत की तरफ मत जाना, वहां राम सिंह की आत्मा घूमती है। और छोटे बच्चे आधा डर आधी जिज्ञासा लिए एक दूसरे से फुसफुसाकर उस कुएं का जिक्र करते,
जहां से लालटेन की पीली रोशनी दिखती है। आज भी बरसों बाद सर्दियों की ठंडी रातों में जब खेतों में धुंध फैल जाती है, कुछ लोग कसमें खाकर कहते हैं उन्होंने दूर से खेत के बीचों बीच वो लालटेन जलती देखी। कभी वो रोशनी स्थिर रहती, कभी हिलती हुई धीरे धीरे पगडंडी की तरफ बढ़ती। और फिर गांव के बड़े लोग चुपचाप एक ही वाक्य कहे, अगर आधी रात को वो लालटेन दिखे तो समझ लो वो तुम्हें बुला रही है। उसके बाद वहां से कौन लौटा और कौन नहीं ये हमें पता नहीं, बस हवा का एक ठंडा झोंका, दूर खेत में झूलती पीली चमक और दिल में एक सवाल, क्या वो तुम्हारा नाम भी जानती है? दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।